मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस में पीछे हमने अभी अभ्यास 2 का अध्ययन किया है, जिसका नाम है अम्ल, क्षार तथा लवण, जिसको इंग्लिश में एसिड, बेस और साल्ट्स कहते हैं। जिसमें हमने एसिड्स के बारे में तथा बेस के बारे में हम कम्प्लीटली अध्ययन कर चुके हैं। जिसमें एसिड किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, एसिड के भौतिक गुण क्या हैं, एसिड के रासायनिक गुण क्या हैं और एसिड का उपयोग हम अपने जीवन में कहाँ कहाँ करते हैं। इसी प्रकार क्षारक किसे कहते हैं, क्षारक के भौतिक गुण क्या हैं, क्षारकों के रासायनिक गुण क्या हैं, क्षारकों के उपयोग हम अपने जीवन में कहाँ कहाँ पर करते हैं, इसका अध्ययन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं अम्ल तथा क्षारक के बीच अभिक्रिया अर्थात लवण के बारे में, कि लवण किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में साल्ट्स कहते हैं। लवण क्या है, तो यहाँ आज हम लवण के बारे में अध्ययन करेंगे कि लवण किसे कहते हैं। अभी आप देख रहे हैं वीडियो में अम्ल तथा क्षारक के बीच अभिक्रिया अर्थात अम्ल और क्षार से मिलकर के की अभिक्रिया के बाद जो हमें प्राप्त होता है उसको हम लवण कहते हैं। और अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया होती है तो वे एक दूसरे के प्रभाव को पूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं। उसमें अम्ल का प्रभाव भी नष्ट हो जाता है और क्षार का प्रभाव भी नष्ट हो जाता है और बचता क्या है, लवण बचता है और जल का निर्माण करते हैं। ये आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम किसी भी अम्ल का और क्षार का आपस में क्रिया कराते हैं तो इनके प्रभाव नष्ट हो जाते हैं और नष्ट होने के बाद जो निर्माण होता है वो लवण का होता है और जल का होता है। और एक दूसरे के प्रभाव नष्ट होने के कारण इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया भी हम कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अर्थात अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और क्षार का प्रभाव समाप्त हो जाता है। समीकरण से आप समझ सकते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH। HCl जो है ये एक तरीके से एसिड है, प्लस NaOH ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ये जो है बेस है। दोनों की अभिक्रिया कराएंगे, अम्ल और बेस की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, साल्ट्स बनेगा, जिसको हम सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O, सोडियम क्लोराइड साल्ट्स कहते हैं और जल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार दोनों के प्रभाव भी नष्ट हो जाते हैं, साल्ट्स और जल का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जिसके बारे में अब हम अध्ययन करने वाले हैं। तो साल्ट्स की परिभाषा आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया करने के बाद सबसे पहले वे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं। लवण और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे HCl प्लस NaOH दोनों अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाएंगे, NaCl सोडियम क्लोराइड अर्थात साल्ट्स और जल का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार आगे हम इसको अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, जब किसी अम्ल को जल में विलय किया जाता है, अम्ल को जल में विलय किया जाता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये इस प्रकार की अभिक्रिया अम्ल और क्षारकों के बीच में ही होती है कि जब हम किसी अम्ल की जल के साथ क्रिया कराते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और विलयन के ताप में वृद्धि हो जाती है। विलयन के ताप में वृद्धि होती है और अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये भी इनका एक विशेष गुण है कि जब किसी अम्ल के जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो ताप में वृद्धि होती है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार प्रबल जो अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल को तनु करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए, जो पावरफुल अम्ल होते हैं उनको डाइल्यूट करने के लिए एक प्रकार से धीरे धीरे उनमें जल जो है मिलाया जाता है, जिससे वो डाइल्यूट हो जाते हैं और इसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, जो प्रबल अम्ल हैं, प्रबल अम्ल को डाइल्यूट करने के लिए प्रबल अम्लों को डाइल्यूट करने के लिए उनमें जो है जल मिलाया जाता है और जल मिलने के बाद ये जो है थोड़ा इनकी पावर कम हो जाती है और ये थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए इनको डाइल्यूट
डाइल्यूट तनु भी कहते हैं, डाइल्यूट अम्ल भी कहते हैं। तो इनमें हम जल मिला करके इनको थोड़ा कम कर देते हैं, जिससे इनका जो है अगर बाहर भी गिर जाए, किसी कारणवश अभिक्रिया के दौरान बाहर भी गिर जाता है तो वो हमको हानि नहीं पहुंचा सकता। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो हमको किसी भी प्रकार से हानि पहुंचा सकता है। आगे हेडिंग पढ़ते हैं हम, अम्लों या क्षारकों के जलीय विलयन, अर्थात इनके हम जलीय विलयन किस प्रकार तैयार करते हैं। यह भी आपने पढ़ा है कि किसी भी स्ट्रॉन्ग जो हमारा एसिड है उसमें जल मिला करके उसको डाइल्यूट किया जाता है, उसकी स्थिति को कमज़ोर किया जाता है। और कमज़ोर कैसे करते हैं, जब HCl H2O के साथ क्रिया करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस जल, इनके आपस में हम क्रिया कराएंगे तो ये अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, ये अपने आयनों में विभक्त हो जाता है और एक तरीके से जलीय विलयन बन जाता है। और जलीय विलयन बन करके इसकी जो पावर है वो भी थोड़ी कम हो जाएगी और ये जो है अपने आयनों को मुक्त कर देता है। इस तरीके से इसका प्रभाव कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा कि ये फिर कमज़ोर हो जाएगा, एक तरीके से इतना पावरफुल नहीं रहेगा। तो हम जलीय विलयन, किसी भी एसिड का जलीय विलयन तैयार करते समय जल से उसकी जो अभिक्रिया कराई जाती है। इसी प्रकार आप आगे देख सकते हैं, अम्लीय क्षारकों पर तनुता का प्रभाव, डाइल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ता है। डाइल्यूशन का मतलब जो ये हमारे जल के साथ जो अभिक्रिया है उसका इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। मिलाने से तनुकरण कहलाता है, तनुकरण मतलब डाइल्यूशन कहलाता है। जब हम किसी भी जल अम्ल को या क्षार को जल में मिलाया जाता है तो उसका डाइल्यूशन करते हैं, उसमें पानी की मात्रा को बढ़ाते हैं, जिसके फलस्वरूप प्रति इकाई आयतन में H2O OH आयनों की सांद्रता में कमी आ जाती है। अर्थात जितने भी OH अणु हैं या H2O के अणु हैं उनकी सांद्रता कमज़ोर होती चली जाती है, इससे ही इसको तनुता कहा जाता है, अर्थात डाइल्यूशन इंग्लिश में बोलते हैं, डाइल्यूशन कहा जाता है। तब अम्ल या क्षारक को जल में मिलाया जाता है तो उसमें अणु वियोजित होकर आयन बनाते हैं, अणु बाहर निकलते रहते हैं और ये आयन में परिवर्तित होते रहते हैं। इस प्रकार से जो है इन पर डाइल्यूशन का प्रभाव पड़ता है, या किसी भी एसिड की या बेस की जल के साथ अभिक्रिया करा करके इसका प्रभाव पड़ता है। ये जो बीच में चेक पॉइंट आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चनों को आप देख सकते हैं। इसमें चेक पॉइंट 2.1 है। ऐसा भी हो सकता है कि आप पे किसी दूसरे राइटर की बुक हो तो कोई बात नहीं, जहाँ भी जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप साथ साथ मैच करेंगे, उन क्वेश्चनों को ढूंढेंगे, सर्च करेंगे और उनको जो हैं अगर लिख भी नहीं रहे हैं तो उनको एकदम तैयारी के साथ रखेंगे कि जैसे ही स्कूल खुलते हैं तो तुरंत आपकी कॉपियों पर काम करना शुरू हम कर दें और वहीं से उनका लर्निंग जो होता है, क्वेश्चन जो लर्न किए जाते हैं वहीं से उसको लर्न करना शुरू कर दें। तो चेक पॉइंट चाहे आपकी किसी भी बुक में हो, चेक पॉइंट चाहे आपकी इस बुक के हों या दूसरी बुक की एक्सरसाइज हों, उनको आपको कंप्लीट साथ साथ करते हुए चलना है। इससे आगे चलते हैं हम सूचक, इंडिकेटर। कि इंडिकेटर क्या हैं। इंडिकेटर वे हैं जिनसे हम अम्ल और क्षार के या उदासीनीकरण की हमें जो है सूचना मिलती है, इंडिकेट होते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है। इसका हम कैसे पता चल सकता है, तो हम ये इंडिकेटर, विभिन्न प्रकार के इंडिकेटरों का अध्ययन करते हैं। ये इसमें भी आप पढ़ सकते हैं, कुछ प्राकृतिक होते हैं, कुछ संश्लेषित होते हैं। प्राकृतिक का मतलब जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जिनसे हम अम्लीय या क्षारीय विलयनों में रंग भिन्न भिन्न होता है। दूसरे शब्दों में हम इस तरीके से कह सकते हैं कि इससे हम दुर्बल अम्ल अथवा दुर्बल क्षारक होते हैं उनकी पहचान कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग अम्ल, कुछ जो हैं प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक होते हैं उनकी पहचान कर सकते हैं। और कलर से हम जो हैं एक तरीके से इंडिकेटर के द्वारा हम इनको पहचान सकते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है। ये सूचक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक सूचक, नेचुरल इंडिकेटर्स जिसको कहते हैं। एक होता है संश्लेषित सूचक अर्थात सिंथेटिक इंडिकेटर, जो बनाया हुआ है। तो हम सबसे पहले प्राकृतिक सूचक का थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक सूचक है, लिटमस पेपर है। नंबर 1 लिटमस पेपर जो है, अगर हम अम्लीय में देखते हैं तो लाल दिखाई देता है और क्षार में जाते ही ये नीला हो जाता है। लिटमस पेपर अगर अम्ल में डुबोते हैं तो लाल दिखाई देता है, क्षार में डुबोते हैं तो नीला। लिटमस पेपर को लाल और नीला हो जाता है। एक पत्ता गोभी आप देखते हैं, पत्ता गोभी का रस सब्जी है, ये अगर अम्लीय माध्यम में देखते हैं तो इसका लाल रंग दिखाई देता है
और क्षारीय माध्यम में देखते हैं तो ये हरा, हल्दी आप सब्जी में यूज़ करते हैं हल्दी को, वैसे तो पीले कलर की होती है अम्लीय माध्यम में, किंतु अगर हम उसको क्षारीय माध्यम में देखेंगे तो ये लाल भूरा जो है प्रदर्शित करता है। हाइड्रोजेनिया पौधे के फूल हैं जो कि अम्लीय माध्यम में नीले दिखाई देते हैं और क्षारीय माध्यम में ये कलर चेंज करके गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो है कह सकते हैं कि ये हमारे प्राकृतिक सूचक हैं, जिसमें लिटमस पेपर आता है, पत्ता गोभी का रस आता है, हल्दी आती है, हाइड्रोजेनिया पौधे का फूल आते हैं। जिसमें अम्लीय माध्यम में अगर हम उनको डालते हैं तो उसमें अलग कलर दिखाई देता है, क्षारीय माध्यम में डालते हैं तो अलग कलर दिखाई देता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि ये हमारे प्राकृतिक सूचक हैं, नेचुरल इंडिकेटर, जिससे हम अम्ल और क्षार की जानकारी कर सकते हैं। कुछ हमारे संश्लेषित सूचक हैं जिनको प्रयोगशाला में बनाया जाता है। प्रयोगशाला के अंदर बनाए गए सूचकों को हम संश्लेषित सूचक, जो मनुष्य के द्वारा बनाए हुए हैं, प्रयोगशाला में निर्मित सूचक संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। तो उदाहरण के लिए फिनोल्फथलीन है, मेथिल ऑरेंज है। फिनोल्फथलीन जो अम्लीय माध्यम में जब इसको रखा जाता है तो रंगीन होता है, क्षारीय माध्यम में गुलाबी हो जाता है और उदासीन विलयन में ये रंगीन हो जाता है। कह सकते हैं फिनोल्फथलीन अम्लीय और उदासीन में रंगीन रहता है और क्षारीय माध्यम में गुलाबी हो जाता है। मेथिल ऑरेंज है, अम्लीय माध्यम में लाल हो जाता है, क्षारीय माध्यम में पीला हो जाता है और उदासीन माध्यम में ये ऑरेंज रहता है। इस प्रकार जो दो प्रकार के सूचक हैं, चाहे वो प्राकृतिक है या संश्लेषित है, इनसे जो है जानकारी होती है कि अम्ल है या ये क्षार है। तो इनसे हम जानकारी कर सकते हैं कि अम्लीय माध्यम है या क्षारीय माध्यम है। कुछ जो हैं गंधयुक्त सूचक होते हैं। सबसे मुख्य जो हैं दो ही प्रकार के हैं, चाहे वो नेचुरल हैं और संश्लेषित हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर जो प्रयोगशाला के द्वारा बनाए गए हैं, ये बाकी नंबर 3 गंधयुक्त सूचक हैं, जैसे वैनिला है, प्याज है, व लौंग हैं। ये भी हमारे एक तरीके से गंध के द्वारा हम पहचान सकते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है। सर्वव्यापी सूचक हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर हैं। कुछ जो सब जगह ही पाए जाते हैं, इनको सर्वव्यापी इंडिकेटर कहा जाता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर कहा जाता है। और ये जो हैं एक तरीके से इस तरीके से भी बता सकते हैं कि पीएच चार्ट बना करके, ये जो पीएच चार्ट आप वीडियो में देख रहे हैं, इसके माध्यम से भी हम बता सकते हैं कि ये अम्लीय है या क्षारीय है, जो सर्वव्यापी है। अर्थात पूरी दुनिया में इसी पर जो है सबसे ज़्यादा विश्वास किया गया है। पीएच वैल्यू से भी बताया जा सकता है कि ये अम्लीय है या क्षारीय। 0 से लेकर के 6 नंबर तक अगर पीएच आती है, 0 से 6 तक, तो ये समझ लीजिए अम्लीय है। क्या है? अम्लीय है। 7 आती है तो उदासीन है। 7 नंबर पर क्या है? उदासीन हो जाता है। और 8 से लेकर के और 14 नंबर तक ये क्षारीय माध्यम में आता है। तो पीएच वैल्यू से भी हम अम्ल की और क्षार की हमें जानकारी हो जाती है कि अगर 0 से 6 नंबर तक है तो वो अम्लीय माध्यम है, 7 नंबर पर है तो वो उदासीन है, और 8 से लेकर के 14 तक ये क्षारीय माध्यम है। तो ये सर्वव्यापी है, यूनिवर्सल है, और इसको सार्वत्रिक सूचक भी इसलिए ही कहा जाता है कि सब जगह इसकी मान्यता है, और इसी को ही सही तरीके से सभी साइंटिस्ट के द्वारा और हर देश के अंदर माना जाता है कि हम 0 से लेकर के 14 तक पीएच वैल्यू लेते हैं। 0 से 6 नंबर तक अम्लीय, 7 नंबर उदासीन, और 8 से 14 नंबर क्षारीय माध्यम इसको माना गया है। इस तरीके से हम पीएच वैल्यू से भी अम्ल की, बेस की और क्षार की जानकारी कर सकते हैं। हमारे दैनिक जीवन में जो पीएच वैल्यू का महत्व है, अत्यधिक महत्व है। दैनिक जीवन में पीएच वैल्यू का भी बहुत अधिक महत्व है। तो इसको भी हमें समझ लेना चाहिए कि इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, हमारी रोज़ाना के जीवन में इसका क्या महत्व है। नंबर 1, पौधों एवं जंतुओं की पीएच के प्रति संवेदनशीलता। पीएच वैल्यू के प्रति पौधे भी और जंतु भी संवेदनशील होते हैं। 0 से 6 तक वे अम्लीय माध्यम की जानकारी रह सकती है। जैसा आप देख रहे हैं कि जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच वैल्यू में ही जीवित रह सकते हैं। हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच प्रास के बीच कार्य करता है। अर्थात हम एक तरीके से उदासीन जो वैल्यू होगी
7 नंबर की जो वैल्यू होगी हम उसी में ही जीवित रह सकते हैं। ना तो हम अम्ल को ज़्यादा सहन कर सकते हैं, ना ही जीव जंतु, ना ही पेड़ पौधे, ना ही मनुष्य। ये सिर्फ उदासीन वैल्यू को ही ग्रहण कर सकता है या उदासीन वैल्यू में ही जीवित रह सकता है। ना तो हम अत्यधिक अम्ल माध्यम में जीवित रह सकते हैं, ना ही हम क्षारीय माध्यम में जीवित रह सकते हैं। तो जंतुओं के प्रति बड़ी संवेदनशीलता है। नंबर 2, मृदा, मिट्टी जिसमें हम खेती बाड़ी करते हैं, इसका भी पीएच वैल्यू चेक किया जाता है कि ज़्यादा अम्लीय नहीं है, ज़्यादा क्षारीय नहीं है। ये भी उदासीनीकरण को ही 7 नंबर पर ही जो है के निकट होती है। तो इसका जो है अगर अम्लीय है, क्षारीय है, तो इसका फसलों पर विशेष प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसको भी चेक किया जाता है समय समय पर। नंबर 3, हमारे पाचन तंत्र का पीएच वैल्यू जो है उदर में पाया जाने वाला HCl पाचन में सहायता करता है। तो इसकी भी पीएच वैल्यू का भी के प्रति भी पाचन तंत्र में भी इसका जो है महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अम्लीय माध्यम जो होता है, ये भी भोजन के साथ जाने वाले कुछ हानिकारक बैक्टीरियाओं को नष्ट करता है। इसलिए पेट के अंदर या उदर के अंदर इसकी उपस्थिति अनिवार्य होती है। HCl का होना बेहद ज़रूरी है, जो हमारी पाचन क्रिया में सहायता करता है। नंबर 4 है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। ये जो दांतों में रोग आ जाते हैं, या जबड़ों में आता है या मसूड़ों में आ जाता है, तो ये भी समझ लीजिए अम्ल की अत्यधिक मात्रा या क्षार की अत्यधिक मात्रा शरीर में होने पर ही इस तरीके के जो हैं परेशानियां मुंह के अंदर, दांतों के अंदर या जबड़े के अंदर जिसमें दांत लगे रहते हैं, इनेमल के अंदर जहाँ पर दांत लगे रहते हैं, इनमें जो है कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। तो ये दांतों की बीमारियों में भी अत्यधिक जो है पीएच वैल्यू का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। नेक्स्ट नंबर है पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों में आत्मरक्षा के लिए। ये कुछ हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं उसमें भी पीएच वैल्यू की अत्यधिक होती है। कुछ ऐसे हानिकारक जीव होते हैं जिन पर ऊपर से प्रेशर जैसे ही पड़ता है तो वे एक प्रकार का तीक्ष्ण अम्ल स्रावित करते हैं। वो उनकी सुरक्षा के लिए होता है, एक तरीके सुरक्षा चक्र होता है, जिससे पकड़ने वाले पर उसकी कुछ खुजली टाइप या कुछ इस तरीके से जो है जलन शरीर के अंदर हो जाती है कि वो उस जीव को तुरंत छोड़ देते हैं और उसके जीवन की रक्षा हो जाती है। तो इस प्रकार पीएच वैल्यू का इस पर भी जो है असर होता है कि पशुओं या पौधे द्वारा जो उत्पन्न रसायन हैं उनसे भी जो है वे अपने स्वयं की आत्मरक्षा कर पाते हैं, क्योंकि उनमें अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है। पौधों में भी पीएच होता है। कुछ ऐसे हानिकारक पौधे हैं, अगर उनको हम हाथ लगा दें तो उनकी पत्तियों से निकलने वाला अम्लीय पदार्थ या कांटों से निकलने वाला अम्लीय पदार्थ हमारी स्किन को, हमारी त्वचा को बहुत हानि पहुंचाता है, और इस हानि से हम तुरंत जो है उस पौधे के पास जाने से भी जो हैं हिचकिचाते हैं या उससे दूर रहना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार के जो हानिकारक पौधे हैं या जीव हैं या जंतु हैं, उनसे हम इस पीएच वैल्यू के द्वारा ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में पीएच उनकी, क्योंकि अम्लीय पदार्थों का श्रावण करते हैं, तो उनसे जो है हम दूर रहना ही पसंद करते हैं। तो इससे उनके जीवन की रक्षा भी हो जाती है, उनका आत्मरक्षा भी हो जाती है, और आत्मरक्षा के लिए इस प्रकार के हानिकारक पदार्थों का श्रावण करते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया आपने पहले भी पढ़ा है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब अम्ल और क्षार को आपस में मिलाया जाता है तो मिलने से जो निर्माण होता है उसको हम साल्ट्स कहते हैं। अम्ल और क्षार के मिलने से साल्ट्स का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया को हम आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। HCl का जब NaOH के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो NaCl लवण बनता है और जल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार अम्ल और लवण के मिलने से अम्ल और क्षार के मिलने से लवण बनता है और जल का निर्माण होता है। इस प्रकार की क्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इस जो सिद्धांत का नाम दिया है, तो अर्नियस के आयनन सिद्धांत के अनुसार इसमें बताया कि HCl अपने आयनों में टूट जाता है, NaOH अम्ल हो या क्षार हो अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं और एक दूसरे से अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं और जल का निर्माण करते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इस प्रकार की अभिक्रिया के फलस्वरूप जो ऊष्मा बाहर निकलती है उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो उदासीनीकरण को हम जो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप जो भी ऊष्मा स्रावित होती है, ऊष्मा निकलती है, उस प्रकार की क्रिया को हम जो है उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। विभिन्न प्रकार की विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं से विभिन्न प्रकार के जो हैं
कैलोरी मात्रा उष्मा की बाहर निकलती है, जिसको हम आसानी से इस वीडियो में समझ सकते हैं। यहाँ तक आपने अम्ल और क्षार की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया है। इसके बाद में जो आता है लवण, विभिन्न प्रकार के लवणों का अलग अलग अध्ययन है। और यहाँ तक आपने अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के बाद लवण जो बनते हैं वहाँ तक आपने अध्ययन किया है। इसके बाद जो लवण हैं वे कितने प्रकार के लवण का हम अध्ययन करेंगे, जैसे नंबर 1 साधारण नमक, नंबर 2 कास्टिक सोडा, नंबर 3 व्यंजक चूर्ण, नंबर 4 बेकिंग पाउडर खाने का सोडा, और इनका धामन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब ऐसे साल्ट्स हैं जिनका हम इस अभ्यास के अंदर अभी अध्ययन करना बाकी है, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिया जाएगा, बताया जाएगा कि लवण कौन कौन से लवण का अध्ययन आपको 10th क्लास में करना है। देखिए, जितने भी एक्सरसाइज आपके सामने पहुंचती हैं क्वेश्चनों को, उनके क्वेश्चनों के आप बराबर आंसर लिखते रहें, या बराबर जो हैं उनके क्वेश्चनों को सर्च करके बुक्स पर अपने तैयारी करते रहें, तो ये आपके लिए बहुत आगे आने वाले समय में बहुत फ़ायदेमंद है। इसलिए इस काम को आप बराबर करते रहें। वीडियो को सुन करके ही मात्र अपना काम पूरा ना समझें, क्वेश्चनों को भी देखें, क्वेश्चनों का हल करना भी देखें। और कोई भी बच्चा साइंस में फीडबैक नहीं देता है कि हमारे समझ में अच्छा आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये भी बीच बीच में आपको कभी फीडबैक देना भी चाहिए। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको फ़ोन से या कमेंट्स के माध्यम से उसको जो है समझना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो जब आपकी आएगी तो उसमें आपको कुछ रिटिन वर्क भी दिया जाएगा, कुछ जो है आपको और लर्निंग वर्क भी दिया जाएगा, जिससे आप अपने वर्क को आगे बढ़ा सकें। अभी हमारा लेसन नंबर 2 ही चला हुआ है, अभी इसमें 1 दिन और लगना है। एक मैंने आपको वर्क बताया था, किसी भी बच्चे ने फ़ोटो कॉपी उसमें नहीं डाली है कि हमने इस प्रकार से किया है। आप अभी से ही साइंस की एक ऐसी कॉपी बना लें जिसमें हर तत्व का नाम और उसका सूत्र, समझ लीजिए, तत्व का नाम और उसका सूत्र, यौगिक का नाम और उसका रासायनिक सूत्र लिस्टेड आपकी कॉपी में होना चाहिए। कम से कम 50 तत्व हों, उनके रासायनिक संकेत हों, 50 यौगिकों के नाम हों, उनके रासायनिक संकेत हों, और उसमें लिखने की अलग से आवश्यकता नहीं होगी। उसे आप जो हैं आसानी से अपनी बुक में अगर कोई भी नाम आता है तुरंत आप उसका नाम भी लिख लें, और उसको जो है उसके आगे उसका रासायनिक सूत्र भी लिख लें, और तुरंत कल तक आप इसकी सूचना दें कि हम उस काम को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। थैंक यू।